Hello, dear students. Uh, I am Dr. D.K. Mitra, Postgraduate Department of Commerce and Business Management, Kolan University, Chaivasa. Today's class is not any class specific or subject specific. This class is for all the students, whether of any semester, whether he is of first, second, third, fourth semester post graduation, or UG first to sixth semester, to whichever semesters dear students of UG and PG. Uh, uh, it is not today's class is not any class specific or subject specific. uh, I have to share with you certain instructions, you can say, certain guidelines, which if you can follow, it will fetch you good marks. That is, I am going to give you certain instructions and guidelines how you will be answering your questions in the best possible manner. But before we come to this, how to answer in a best way, I want to share something with you. That is, very often the students of MCOM students who ask me, sir, how many pages are to be answered, how many pages are to be written for any particular question. This looks to me very funny questions from the side of the student. Actually, dear students, you have to write the number of pages which is required to complete your answer. You cannot leave something. You cannot leave it without your answer is complete. So whatever number of pages are required, whatever it requires you to complete your answer, these many pages you have to write. Okay, it all depends how fast you can write. If you can practice at home writing a particular question, and keeping a watch before you and see what time is required. आपको ये देखना है, हम हिंदी में भी हम बोल रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत हमसे यह है कि आप सर आप हिंदी में भी कुछ बोला कीजिए. तो दैट्स वाई ऑल्दो I have previously whatever classes I have taken in English, but today I would like to share with you in Hindi language also. जितना भी हो सकता है in a best जितना भी possible हो सकता है हम अपना best कोशिश करेंगे. ठीक है. तो before I come to the how to answer the questions in a best possible manner, हम कुछ शेयर जो इस आपसे हम अभी जस्ट शुरू किए थे कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कितना पेजेस का आंसर करना है पर्टिकुलर क्वेश्चन का. तो इसमें हमको यही कहना है कि जो आप उतना आंसर आपको लिखना ही है, उतना पेजेस आपका होंगे ही, लेकिन आपको टू दी पॉइंट आंसर करना है, जो आपके आंसर को कंप्लीट करे, बीच में ना छोड़ दे, है ना. इट शुड नॉट बी हाफ हार्टेड आंसर. ओके, इट शुड नॉट बी हाफ हार्टेड आंसर, इट शुड बी ए कंप्लीट आंसर. ठीक है, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन हो कि आपको अच्छा मार्क्स मिले. तो इसलिए नंबर ऑफ पेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए घर पर. कोई एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस लिख करके और घड़ी को सामने रख करके यू मस्ट ट्राई कि यू मस्ट सी कि हाउ मच टाइम इट इज़ टेकिंग. Another thing that I want to share with you, that is, you while answering the question you must attempt must तो हम नहीं बोलेंगे, I will not say must. आपको कोशिश करनी चाहिए ज़रूर कि आप लॉन्ग आंसर को तो अटेम्प्ट करना ही है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि जो शॉर्ट नोट्स है
उसको हम ये बोलेंगे कि जो थ्योरी पार्ट है उसके लिए आप शॉर्ट आंसर को जो टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है, आप कोशिश कीजिए ज़रूर डियर स्टूडेंट्स कि आप टिप्पणी को, शॉर्ट नोट्स को आप लिखने की कोशिश करें, जो कि जिससे कि आपका मार्क्स अच्छा आए, है ना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिखने से हो सकता है, या जनरली ऐसा देखा गया है कि अच्छे मार्क्स आप फेच कर सकते हैं। तो लेकिन शॉर्ट आंसर का तो एक ही क्वेश्चन होता है, देयर इज़ ओनली वन क्वेश्चन ऑफ विच यू हैव टू आंसर। शॉर्ट आंसर में आपको ए बी 2 आंसर या सी डी कुछ भी दो टिप्पणियों पर आपको लिखना पड़ता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज़ हम बोलेंगे कि आपको एक्स्ट्रा वैगेंट आंसर्स आप एकदम मत लिखा कीजिए। आप उतना ही लिखिए जो कि आपका आंसर जो है वो बहुत ही मीनिंगफुल हो, जो कि क्लैरिफाई करे। आप आपके क्वेश्चन का आंसर ऐसे दीजिए कि वो आपके क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सके। योर आंसर शुड जस्टिफाई द क्वेश्चंस दैट यू मस्ट ट्राई। ओके, नाउ दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। आपको ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए। और अब हम इसको अच्छे से इसको ये करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको इसमें 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड करना चाहते हैं। वन इज़ द थ्योरी पार्ट, एंड थ्योरी पार्ट को हम पहले देखेंगे, उसके बाद कभी कभी आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका आंसर को कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में दैट आई विल टेल यू। नाउ लेट अस कम टू द थ्योरी क्वेश्चंस पार्ट डियर स्टूडेंट्स। नाउ कभी कभी आप ध्यान से सुनेंगे डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम गोइंग टू से टुडे। समटाइम्स यू आर आस्क्ड डिफाइन समथिंग। जब डेफिनेशन देने की बात आती है डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज़ आप सीधे 2 क्वेश्चन 4 दो डेफिनेशन, परिभाषा, 4 डेफिनेशन या परिभाषा आप दे करके आप आंसर को कंप्लीट करना चाहते हैं। ऐसे नहीं डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या चाहिए कि आपको पहले 3-4 सेंटेंस में आपने कोई चीज़ के, जैसे आपको पूछा गया व्हाट इज़ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और डिफाइन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, या कभी कोई भी चीज़ जिसमें आपको डेफिनेशन मांगा गया है, सबसे पहले आप 3-4 लाइन शुरू में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय the by certain thing like financial management or strategic management, आप उससे क्या समझते हैं, आप अपने शब्दों में you must give 2-3 lines about that in your own words. Okay, in your own words. Then what you do, you give 2 best definitions, whatever जो आपको अच्छा लगे, 2 अच्छा definitions, और आपको आसानी से याद रहे वो 2 परिभाषा आप ज़रूर दीजिए। आपको 2 से ज़्यादा परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है कि आपको शुरू में 3-4 सेंटेंस में आप कोशिश कीजिए कि उसका मीनिंग अपने शब्दों में बता दीजिए। देन यू गिव 2 डेफिनेशंस, 2 परिभाषा आप दीजिए जो आपको बेस्ट लगे। और उसके बाद हर एक डेफिनेशन में, जैसे आपने एक डेफिनेशन लिया और उस डेफिनेशन की विशेषता क्या है, उसमें जो चीज़ आपसे पूछा गया उसमें उस परिभाषा में उसके बारे में क्या विशेषता विद्वान ने या स्कॉलर ने दिया है, तो उसकी एक्चुअली उस परिभाषा में कौन सी विशेष स्पेसिफिक बात कही गई है, विशेषता के बारे में आप लिखिए। देन यू टेक द सेकंड डेफिनेशन, दूसरी परिभाषा को आप लीजिए, और फिर उस परिभाषा में कौन सी बातें इंपॉर्टेंट बताई गई है, क्या उसकी विशेषता है उस परिभाषा में, उसको 1, 2, 3 करके पॉइंट आप लिखिए ईच डेफिनेशन के लिए, हर एक परिभाषा के लिए। तो इस तरह से आपका 1 पेज आप आसानी से ये चला जाएगा और आपका आंसर जो है वो बेस्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको इस तरह से अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो इस तरह से आप उसका आंसर करेंगे। आप 2-3 डेफिनेशन दे करके यू लीव इट, दैट विल बी हाफ हार्टेड आंसर, है ना। तो आधे दिल से आप आंसर मत कीजिए डियर स्टूडेंट्स। आप उसको समझिए चीज़ को कि डेफिनेशन में 5-6 मार्क्स रहता है कोई भी डेफिनेशन में, तो उसको अच्छे से आप, जैसे हमने कहा,
कि दो डेफिनेशन, बेस्ट डेफिनेशन दे करके उस डेफिनेशंस में क्या विशेष बातें कही गई है उसके बारे में आप बताइए। कभी कभी हमें स्टूडेंट्स के द्वारा दे आस्क मी कि सर कभी कभी एक्सप्लेन समथिंग कहा जाता है, कभी कभी डिस्क्राइब समथिंग कहा जाता है, कि तो दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनिंग समथिंग बिटवीन और डिस्क्राइबिंग समथिंग। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई वांट टू से इज, दोनों एक्सप्लेन बोलिए या डिस्क्राइब बोलिए, दोनों का मतलब ही है वर्णन करना या विवरण देना, इस तरह से, या आप उसको किस तरह से समझाते हैं, है ना, समझाना, विवरण देना, वर्णन देना, वो आप डिस्क्राइब बोलिए या एक्सप्लेन बोलिए, दोनों का अर्थ एक्चुअली दोनों का अर्थ एक ही है। ओके, दोनों का अर्थ एक ही है। इट मीन्स व्हाट, यू आर गिविंग एन अकाउंट ऑफ समथिंग। Okay, you are giving an account of something or any details pertaining to that with the purpose to clarify, जो कि स्पष्ट कर सके चीज को, है ना, क्लैरिफाई कर सके, और मेकिंग समथिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड, चीज को क्लैरिफाई कर सके, जो कि चीज को अच्छे से समझा सके, है ना, वही मीनिंग है वर्णन करने का या एक्सप्लेन करने का। यू आर, वेदर इट इज़ टू एक्सप्लेन या और टू डिस्क्राइब, दोनों का मीनिंग करीब करीब सेम है, करीब करीब नहीं बोलेंगे हम, तो बोलेंगे सेम ही है। इसका मतलब है वर्णन करना या किसी चीज़ का विवरण देना। यू आर गिविंग एन अकाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है, राइट, यू आर गिविंग एन अकाउंट ऑफ समथिंग और एनी डिटेल्स पर्टेनिंग टू समथिंग। ओके, पर्टेनिंग टू दैट विद क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, यू आर ट्राइंग टू क्लैरिफाई। ओके, यू आर ट्राइंग टू क्लैरिफाई और मेकिंग समथिंग इजियर टू अंडरस्टैंड, दूसरे के लिए जो समझने के लिए आसान हो। सो दिस इज, इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है वेदर एक्सप्लेन करने बोले या डिस्क्राइब करने के लिए बोलिए। कभी कभी आप देखिएगा पूछा जाता है स्टेट समथिंग। ओके, स्टेट समथिंग। अब ये स्टेट समथिंग का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब करीब एक्सप्लेन या डिस्क्राइब के आसपास ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। मीन्स यू हैव टू एक्सप्रेस टू गिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। टू स्टेट इज टू से समथिंग। जब कहा जाता है आप स्टेट कीजिए, टू स्टेट मीन्स to say something. To state is to say something. You are to express the thing. You are expressing the thing. To give specific information. Okay. So इसमें आप इसको चीज़ को पहले अपने से उसको क्या आप समझते हैं, है ना, उसको आप स्टेट कीजिए, उसको क्लैरिफाई कीजिए। उसके बाद अगर आप वो पॉइंट वाइज उसमें उस तरह से आपका एक्सप्लेन या डिस्क्राइब में भी वो बात है। एक्सप्लेन या डिस्क्राइब में भी आप जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप जो यू आर गिविंग एन अकाउंट, चीज़ को स्पष्ट कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, मेकिंग समथिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड। ये कब होगा जब आप पॉइंट वाइज आंसर को दे रहे हैं, है ना। मान लीजिए 1 to 10 10 पॉइंट को आप अच्छे से उन पॉइंट्स को पहले से आप उसको इसमें लिख दीजिए आंसर शीट में, और पॉइंट्स को और थोड़ा आप पॉइंट्स को पहले लिख लीजिए और उसके बाद उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कीजिए, और आप क्लैरिफाई करते हुए आपको यू हैव टू मेक समबडी अंडरस्टैंड। जब आप लिख रहे हैं तो आप ये समझिए कि जो हमारा आंसर को पढ़ रहा है वो ले मैन है, ले पर्सन है ना, ही इज़ ए ले मैन, ही डजंट नो। सो यू हैव टू राइट इन दैट वे, तब आप चीज़ को देखिएगा, आप ज़्यादा स्पष्ट और क्लैरिफाई कर सक रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। So this is what we understand by state something, explain, describe। इन सब चीज़ में आपको इन बातों को, स्टेट में भी आप स्टेट जो कर रहे हैं, you are expressing something, giving certain specific information, तो सारे 1 to 5, 1 to 10 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे, तभी तो आप चीज़ को क्लैरिफाई कर सकेंगे, है ना। यू आर मेकिंग somebody understand,
ओके, सो दैट ये सब चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। टू स्टेट का मतलब क्या है, एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है, डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है। तो ये सब करीब करीब मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान भी, जो हम बातों को हमने बताया, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर है। टू स्टेट का क्या मतलब होता है, ये सब बात को आप ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। कभी कभी, हाँ डियर, कभी कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर लिखा रहता है एग्जामिन समथिंग, और आप क्रिटिकली एग्जामिन समथिंग। ओके, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यू आर एग्जामिन का मतलब है यू आर लुकिंग इन क्लोज डिटेल, है ना, यू आर लुकिंग इन क्लोज डिटेल। आप रीजंस के साथ क्लैरिफाई कीजिए, है ना, क्रिटिसिज्म को देते हुए आप रीजंस के साथ अपने आंसर को इस्टेब्लिश करना है। दैट इज द मेन थिंग। आपको अपने आंसर को, यू हैव टू इस्टेब्लिश योर आंसर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो चीज़ को, जिस फैक्ट्स को और जिस इश्यूज़ को आप आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उस फैक्ट को आपको इस्टेब्लिश करना होगा। यू हैव टू इस्टेब्लिश द फैक्ट, है ना। इस एग्जामिन जब करने के लिए कहेगा तो इसका मतलब ही है कि आपको ये करने बोल रहा है कि आप उसको क्रिटिकली, आप इसको एग्जामिन करने के लिए जब बोला जा रहा है तो आपको उसको इवेलुएट करते हुए आंसर लिखना होगा। जो चीज़ माने आपको जो की फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है उसको पहले आइडेंटिफाई कर लेना पड़ेगा, उससे परिचित हो लेना होगा, आइडेंटिफाई कर लेना पड़ेगा, और तब आप अपने आंसर को इस तरह से लिखिए कि वो इस्टेब्लिश हो जाए। उसका आपके अपने आंसर को आपको स्थापित करना है। यू हैव टू इस्टेब्लिश योर आंसर। जैसे ही फैक्ट्स या इश्यूज जब आइडेंटिफाई हो गए, जिसको आपको एग्जामिन करके बताना है, तो आप ऐसे आंसर को कीजिए कि वो इस्टेब्लिश हो जाए, वो आइडेंटिफाई हो जाए। because you have to give answer in a judgmental way। जब भी एग्जामिन करने के लिए कहा जाएगा मतलब आपको अपना, यू हैव टू गिव जजमेंट्स। आपको ये जजमेंट देते हुए, आपको निर्णय देते हुए जजमेंटल आंसर आप लिखिए, है ना। जजमेंट के साथ अपने आंसर को इस्टेब्लिश कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब एग्जामिन समथिंग और एग्जामिन क्रिटिकली। ओके, और क्रिटिकली एग्जामिन, ये सब आप ये सब ऑलमोस्ट सब सेम ही है। एक चीज़ याद रखिएगा, यू हैव बीन आस्क्ड टू लुक एट समथिंग वेरी क्लोजली। आपको अपने फैक्ट्स को, अपने इश्यूज़ को, जो की फैक्ट्स है जो या इश्यूज़ है, उसको आइडेंटिफाई करते हुए आप अपना आंसर लिखिए, और उस आंसर से आप कोशिश कीजिए कि आपको जो चीज़ कहा गया है एग्जामिन करने के लिए, उसको रीजंस के साथ आपको अपना आंसर लिखना चाहिए। रीजंस के साथ आपका जो आंसर है वो इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं, ये थ्योरी में आपको थ्योरी पार्ट ऑफ आंसर या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपको आंसर करना चाहिए, है ना। और एक चीज़ हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम ये भी बोलना चाहेंगे कि हमने कभी कभी कॉपीज़ को इवेल्युएट करते बहुत परेशानी होती है। जब मार्क्स को हम लोग ये करते हैं, चढ़ाते हैं, तो उसमें परेशानी ये होती है कि आप जो आंसर करते हैं, आप यू गिव योर आप अपना आंसर आप क्वेश्चन नंबर अपना दे देते हैं, सीरियली नंबर दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, आप अपना नंबरिंग कर देते हैं। वो मत कीजिए, तब आपका मार्क्स जो है वो गलत ढंग से चढ़ने की आशंका रहती है। देयर इज एवरी चांस दैट इज द पोस्टिंग ऑफ द मार्क्स विल बी रॉन्ग, और इट विल बी रॉन्गली पोस्टेड। तो इसको आप ध्यान में रखना चाहिए। आपको करना क्या है, क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 यू आर आंसरिंग, क्वेश्चन नंबर 4 देन यू राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। आप अपना नंबरिंग मत दीजिए, सीरियल नंबर अपना 1 2 3 4 5, जैसे जैसे आपने आंसर कर दिया उस ये में आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख दिया, ऐसे मत कीजिए।
क्वेश्चन पेपर में जो नंबर दिया हुआ है उसको आप ध्यान दीजिएगा। नाउ लेट अस कम टू दी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन एक दो चीज़ बहुत ध्यान देने की बात है जो कि हम एक्सपीरियंस किए हैं, और इसके लिए स्टूडेंट्स को कभी कभी मार्क्स भी कम मिलता है। दैट तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, जो चीज़ हम बोलने जा रहे हैं। आप क्या करेंगे, जैसे आपने जो क्वेश्चन लिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपने उसको अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिकल सम है, आप उसको आंसर सॉल्यूशन देना शुरू किए। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, ओके। देन उसको आप तब आप उसको सॉल्व कीजिए, राइट, आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व करते समय कुछ आपको वर्किंग नोट्स देने की आवश्यकता होगा। यू मे नीड टू गिव सर्टेन your short in a short manner. You have to you may have to give working notes, you may have to give rough work. मेरा ये कहना है कि आपको नियर बाय द क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 3 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और एकदम बैक पेज में आप वर्किंग नोट्स दे दिए या आप रफ वर्क दे दिए, ऐसा मत कीजिए। नियरर टू यू, जैसे साइड में हो, है ना, जैसे राइट हैंड ऑफ द एक 2 पेज है, राइट हैंड साइड में आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आप अपना उसका वर्किंग नोट्स या रफ दीजिए। सो दिस यू मस्ट, मेरा ये कहना का मतलब है कि एग्जामिनर के सामने होना चाहिए। जो चीज़ आप कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करते समय जो भी आपका वर्किंग नोट्स है या रफ वर्क है वो क्वेश्चन के सामने दीजिए, ताकि एग्जामिनर के लिए इजी हो और कि एग्जामिनर बहुत हैप्पी हो जाता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी आशा रहती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आप जानते हैं चीज़ को, लेकिन इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर हमने आपको कह दिया। दूसरी चीज़ है कि जो मार्क्स मिलते हैं अकाउंट्स में हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हो या कोई भी स्टैटिस्टिक्स में हो, तो ये प्रैक्टिकल जो सम है उसको स्टेप वाइज जो होता है, हर एक स्टेप आप ओवर स्टेप मत कर जाइए। यानी ये नहीं कि आप एक स्टेप में और 2 स्टेप आगे बढ़ करके अपने डायरेक्ट आप चले गए सॉल्यूशन में, तो वैसे आप मत कीजिए। आप स्टेप वाइज जितना ज़रूरत है ना, स्टेप को ज़्यादा स्टेप्स में कन्वर्ट मत कर दीजिए, तो वो कभी कभी नैगिंग हो जाता है, इरिटेटिंग हो जाता है एग्जामिनर के लिए। तो आप जितना ज़रूरत है उतना आप ज़रूर स्टेप्स दीजिए, लेकिन ओवर स्टेप मत कीजिए। स्टेप को छोड़िए नहीं, क्योंकि स्टेप वाइज मार्क्स देने की कोशिश होती है एग्जामिनर के लिए। ऐसा नहीं है कि आपका आंसर गलत हो गया और आपको ज़ीरो मार्क्स मिल गया, ऐसा नहीं है। 0 मार्क्स मिलने की आशंका प्रैक्टिकल सम में, पर्टिकुलरली एमकॉम या बीकॉम सब्जेक्ट्स में, ये सब प्रैक्टिकल सम्स में ऐसा नहीं है कि आपको 0 मार्क्स मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एकदम स्केर्ड होना नहीं है। वो मार्क्स जो है वो स्टेप वाइज देने की कोशिश हर एग्ज़ामिनर कोशिश करता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये सब बातों को ध्यान में रखिएगा। कुछ हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया, आपको कुछ थ्योरी क्वेश्चंस को कैसे आपको आंसर करना चाहिए, प्रैक्टिकल सम्स बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आई होप आई हैव गिवन माय बेस्ट टू यू। आपको ज़रूर ये सब को ध्यान में रखना चाहिए while answering your paper. Okay, dear students, thank you very much. I hope that all of you are safe and fine. Stay home and stay safe, dear students. Thank you so much. Thank you very much.